जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चाहे 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, कैश एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति उसको यूज करता है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद में कैश के ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल है वो गवर्नमेंट ने बना दिए थे। उससे पहले भी काफ़ी सारे रूल थे, लेकिन दोस्तों लोगों को ध्यान में नहीं होता है कि कितने रुपए जमा कराएं हम अकाउंट में, कैसे जमा कराएं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पूरे साल के अंदर आप अपना कितना कैश जमा करा सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हैं, कैसे कैसे आप उसका जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको एक फाइनेंशियल ईयर 14-15 का नोटिस जो अब एक हमारे एसएससी को आया है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। उसके अंदर एक व्यक्ति ने 49 लाख रुपीज़, 49 लाख रुपए जो है अपने सेविंग अकाउंट में जमा करा दिए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे कुछ पूछा कि आपका ये पैसा कहाँ से आया था, तो वो एसएससी जवाब नहीं दे पाया समय पर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस सारी की सारी अमाउंट को इनकम मान लिया और उस अमाउंट के ऊपर 40 लाख रुपए का टैक्स लग गया। दोस्तों 15 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया, बाकी का ब्याज लगा दिया। तो आपको ये जो वीडियो है दोस्तों कुछ डराने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ रूल समझाने के लिए है कि आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है ताकि आपको इनकम टैक्स से किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपको जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है वो आपका असेसमेंट हो जाए। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट एंड इनकम टैक्स रूल। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट है वो कवर किए जाते हैं, कितनी कैश जमा कराने की लिमिट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के क्या रूल रहते हैं, मैक्सिमम बैलेंस आप अपना बैंक में कितना रख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कब और कैसे नोटिस आपको आ सकता है, कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, अदर इंपॉर्टेंट कैश ट्रांजैक्शंस रूल्स और क्या रेमेडी और क्या सोल्यूशंस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विच अकाउंट कवर्ड, कौन कौन से अकाउंट को कवर किया गया है। इसके अंदर आपके जितने भी से अकाउंट है दोस्तों, किसी भी नाम से हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सैलरी का अकाउंट हो, चाहे केसीसी हो, चाहे लोन अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट में आप कैश जमा कराएंगे तो आप उस दायरे में आ जाएंगे। ये दोस्तों रिपोर्टिंग की जाती है पर बैंक पर पैन कार्ड। अगर आपके 4 बैंक में अकाउंट हैं तो चारों की लिमिट आपको अलग अलग मिलती है दोस्तों, और साथ में वो बैंक, अगर एक बैंक की लिमिट क्रॉस होती है तो वो बैंक आपका रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस तरह से वो अलग अलग रिपोर्टिंग जाती है। ये पर फाइनेंशियल ईयर की जाती है, एनुअली जाती है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, अगर वो लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है वो सेविंग अकाउंट के अंदर कितनी है, रिपोर्टिंग अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट इज ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप कैश विड्रॉल कर लेते हो या कैश डिपॉजिट कर देते हो, दोनों में से कोई भी जो अगर आप क्राइटेरिया में आ जाते हो दोस्तों, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना पहुंच जाएगी कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का या तो नगद निकाला है या नगद जमा कराया है। दोनों की अलग अलग लिमिट है दोस्तों। अगर आपने 9 लाख रुपए नगद निकाल लिया और 9 लाख रुपए ही जमा करा दिया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों पर ईयर का एनुअली लिमिट है। इसके बाद में डेली कैश डिपॉजिट की लिमिट भी 2 लाख रुपए है। यहाँ पे हमें एक नोटिस आया था एक क्लाइंट को, उसके अंदर उसने 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराया था। तो आपको 2 लाख से ज़्यादा का एक बार में एक दिन के अंदर आपको जो है कैश जमा कराने से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके बाद में अगर आप एफडी कराते हो कैश के अंदर तो भी आपको 2 ही लाख रुपए की लिमिट रखनी है। 2 लाख से ज़्यादा की एफडी अगर आप करा दोगे तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इन पर बैंक पर फाइनेंशियल ईयर वेदर वन टाइम और ओवरऑल, जैसे ये बताया गया 10 लाख रुपए जो है चाहे एक बार में जमा करवा दो, चाहे आप इसको पूरे साल में जमा करवा दो, तो ये अलग अलग बैंक अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको नोटिस भेज सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपका सैलरी का अकाउंट आ जाता है और केसीसी का अकाउंट भी दोस्तों काउंट कर लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों की लिमिट चलती है, लोन चलता है, वो इसके अंदर काउंट होगा। एनुअली यहाँ पे रिपोर्टिंग जाएगी। मैंने आपको बताया 1/4/22 से 31/3/23 के अंदर अगर आप जो भी लेन देन करेंगे या जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपका, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके बाद में कैश डिपॉजिट लिमिट करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर कैश जमा कराने की 50 लाख रुपए, कैश निकालने की 50 लाख रुपए, ये भी पर बैंक का पर फाइनेंशियल ईयर की आपकी रिपोर्टिंग होगी।
इसके अंदर आपके दोस्तों करंट अकाउंट आ जाते हैं, या आपका कोई लोन अकाउंट है, सीसी अकाउंट बोलते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट, वो आ जाएगा। ये भी आपकी एनुअली रिपोर्टिंग यहाँ पे जाएगी। इसके बाद में दोस्तों व्हाट अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जैसे आपको पता होगा नोटबंदी के बाद में, डिमोनेटाइजेशन के बाद में, जो लॉकडाउन के बाद में काफ़ी सारे लोग हैं कैश को अवॉइड कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, चेक, इस तरह के जो ट्रांजैक्शन करते हैं। यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों। यूपीआई के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर आपने अच्छा प्यार दिया है हमें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखें, यूपीआई की डिटेल में हमने वीडियो बनाई है। तो आज की तारीख में दोस्तों इन सभी ट्रांजैक्शंस की ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है किसी के द्वारा भी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रिपोर्टिंग नहीं होती है तो आपको कोई भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आपको कोई पकड़ नहीं पाता है। हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने 15 लाख रुपए तो नगद जमा करवाया था कैश डिपॉजिट, और बाकी उनके चेक आए थे अकाउंट के अंदर। मान लो उसके 25 लाख रुपीज़ के चेक आए थे, तो उस व्यक्ति ने 15 लाख रुपए का कैश का रिप्लाई नहीं दिया, तो 15 + 25 40 लाख रुपए को उन्होंने क्या है इनकम मान लिया और सारी की सारी के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो कहने का मतलब अगर आपका जो मामला रिकॉर्ड सामने आता है, अगर आपकी करंट अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट वो मंगवाएंगे, तब एक एक एंट्री को वो पूछेंगे कि आपकी ये एंट्री कहाँ से आई। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है कि इस लिमिट के दायरे में ना आओगे तो ये वाला अपने आप ही आप बच जाओगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको अभी रिपोर्टिंग नहीं होती है, जितना भी ट्रांजैक्शंस है ऑनलाइन इनका आप करते हो, लेकिन आपको फिर भी इनका रिकॉर्ड रखना है कि ये चेक किससे आया था, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंने किसको किया था, ये कहाँ से आया था। कि आपको ये बताना है कि ये आपका पैसा सेल की आपकी सर्विस थी, आपने गिफ्ट लिया, किसी से लोन लिया, इस तरह से आपको जस्टिफाई करना ये भी पड़ सकता है। अदरवाइज दिस अमाउंट कैन बी अज्यूम्ड एज इनकम। जैसे मैंने बताया उसकी सारी की सारी अमाउंट को आपको इनकम मान लेंगे और उसके ऊपर हैवी टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। मैक्सिमम बैलेंस इन बैंक। दोस्तों पिछले साल तक क्या होता था, जब आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी AIS TIS नहीं आया था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी, आपके बैंक में कितना भी पैसा पड़ा है कोई कुछ नहीं पूछता था। लेकिन AIS TIS के अंदर एक जो 50 रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन ये भी है कि आपके बैंक का बैलेंस है जो वो कितना है वो भी आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, जैसे ही अपडेट होगा तो शो हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आपके अकाउंट में सपोज करो 20 लाख रुपए पड़ा है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि इतने रुपए पड़े हैं, तब अगर आपके वो जेन्युइन सोर्स से आए हैं, आपकी पिछली इनकम है, आपकी कैपिटल है, किसी से पैसा लेना था, आपकी इनकम है, आपकी रिसीट है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये बैलेंस जो आपका है ये कहाँ से आया था। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी रिसेंट में बहुत सारे नोटिस आए थे कई क्लाइंटों को कि उसके अंदर क्या मांगा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 फाइनेंशियल ईयर 14-15 का दोस्तों जो नोटिस है वो लास्ट में उन्होंने 31/3/2021 को निकाला था। मतलब 6 साल तक ये आपका नोटिस है निकल सकता है। अभी तक 15-16 के नोटिस निकल रहे हैं, 14-15 के सॉरी असेसमेंट ईयर 15-16, इसके बाद में 14-15 के बाद में 15-16, 17-18, 19-20, 21-22 इन सभी सालों के नोटिस आ सकते हैं। अगर आपने उन सालों में लेन देन किया है तो नोटिस 6 फाइनेंशियल ईयर तक आ सकता है। मीन्स द नोटिस ऑफ द लास्ट, पिछले 6 सालों का नोटिस अभी भी हमें मिल सकता है। दोस्तों अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि इस व्यक्ति ने इतना लेन देन किया है। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि आपकी नॉन फाइलिंग, आपने इतना सारा लेन देन कर दिया है और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, तो कृपया आप बताएं कि ये जो पैसा है आपका कहाँ से आया था। दोस्तों अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी, सेल सर्विस कुछ दिखाया होगा झूठा सच्चा आपने, तो बहुत सारे चांसेस पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको अगला नोटिस नहीं आता है। लेकिन आपने कोई रिटर्न ही नहीं भरी है, इतना सारा लेन देन कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया नहीं हमने ये लेन देन कहाँ किया है, तब आपको जो है नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे उठाते हैं, वो आपसे क्लैरिफिकेशन पूछते हैं कि आपका ये पैसा जहाँ से आया था वो बताइए। तो अगर आप नहीं बता पाते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जितना भी आपका क्रेडिट साइड का जो जोड़ होता है, जो जमा हुआ है आपका पैसा, वो सारी की सारी वो है इनकम मान सकते हैं। उसके ऊपर आपको हैवी टैक्स लग जाएगा और आपको उसके ऊपर जो है आपकी इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप ये नहीं भरते हैं तो प्रोसिक्यूशंस भी हो सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, और उसके साथ में ही आपका जो है कुर्की भी की जा सकती है उसको जो टैक्स की रिकवरी के लिए। इसलिए आपको दोस्तों सावधान रहना है, ऐसे लेन देन नहीं करने हैं। अगर लेन देन हो भी गए हैं तो आपको प्रॉपर उस नोटिस को डील करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ज़्यादा ना करना पड़े।
इसके बाद में कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर आपने लिंक कर दिया है, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आपका पैन कार्ड के बिना अकाउंट खोल देता है। तो आपके दोस्तों चाहे आप एक अकाउंट खोलें चाहे 10 अकाउंट खोलें, वो एक ही अकाउंट माना जाएगा आधार पैन लिंक के बाद में। सो इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने अकाउंट ओपन करने हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम अकाउंट ओपन करिए जो आपको बढ़िया सर्विस देते हैं, क्योंकि सारे अकाउंट आपके एक ही माने जाते हैं। बढ़िया ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसकी सर्विस है उसी को ही आप यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 10 लाख रुपए की जो रिपोर्टिंग जो होती है वो अलग अलग बैंक के हिसाब से होती है। तो आपने 4 बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कराया है, 9-9 लाख रुपए चारों में आप जमा कराते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग इस केस में नहीं होने वाली है। इसके बाद में अदर कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। आपको 2 लाख से ज़्यादा का नगद किसी भी व्यक्ति से ऑन रिकॉर्ड नहीं लेना है दोस्तों। अंडर द टेबल तो आप किसी भी कितना भी कैश लीजिए, कोई कुछ नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं या आपको कहीं पे प्रूफ करना पड़ गया कि मैंने उस व्यक्ति से 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा लिए थे, तो रुपए लेने वाले को उतने ही रुपए की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने 4 लाख रुपए किसी व्यक्ति से मान लो कोई ज़मीन बेची थी और आपने ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया कि मैंने 4 लाख रुपए लिए हैं, तो 4 लाख रुपए की पेनल्टी दोस्तों आपके ऊपर लग जाएगी, लेने वाले के ऊपर लग जाएगी। तो इसलिए आपको नगद में 2 लाख से ऊपर पर ट्रांजैक्शन पर पर्सन पर डे के हिसाब से नहीं लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं 20 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा नगद जमा कराएंगे तो इनकम टैक्स में सूचना चली जाएगी, और 20 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं और आप अपनी पिछले 3 सालों से इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो आपका 20 लाख से ऊपर वाले नगद निकाले पर 2% का TDS कट जाएगा 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ के बाद नगद निकालेंगे तो 5% TDS कट जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपने 30 लाख रुपए नगद निकाल लिया, पिछले 3 साल से आप रिटर्न नहीं भरते हो, तो 20 लाख से ऊपर वाला जो 10 लाख रुपए है, इसके ऊपर आपका जो 2% है वो TDS है वो काट लेंगे। 20 हज़ार रुपये आपका TDS कट जाएगा, वो आप अपनी रिटर्न भर के वापस ले सकते हैं। अगर आप अपनी पिछली 3 सालों की रिटर्न भर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ तक किसी भी तरह का कैश आप निकाल सकते हैं, आपको TDS नहीं कटेगा। TDS नहीं कटेगा, लेकिन इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग जाएगी कि आपने इतना लेन देन किया है, उसको जस्टिफाई आपको करना पड़ सकता है कि आपने ये कैश है कहाँ यूज किया था। इसके बाद अदर कैश ट्रांजैक्शन रूल्स के अंदर मैं बताऊँगा, कैश डिपॉजिट कर देते हैं अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का नकद जमा कराते हो और आपकी इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम है, तो सेक्शन 139(1) का जो 7th प्रोविजो है वो बोलता है आपको ITR भरनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हो, आप ऑडिट करवाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो आपको क्या है 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश किसी को भी नहीं देना है। 35 जो हज़ार है वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में है, वो आपको यहाँ पे नहीं देना है, अदरवाइज आपका ये खर्चा है वो डिसअलाउ हो सकता है। डोनेशन करते हो आप सेक्शन 80G के अंदर PM केयर फंड में या किसी भी संस्था को, उसको संस्था को 2,000 से ऊपर की ज़्यादा की अगर आप डोनेशन कैश में देते हो तब आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपको जो है ऑन रिकॉर्ड ही आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं करने हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कितना कैश हम घर पे रख सकते हैं, हाउ मैनी कैश जो है, हाउ मच कैश आप घर पे रख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी कोई रूल नहीं है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। घर पे कैश रखोगे दोस्तों तो वो आपकी अकाउंटेंट मनी होनी चाहिए। अकाउंटेंट मनी मतलब ऐसी कोई पैसा जो आपने ऑन रिकॉर्ड कैश इन हैंड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बोल रहा है, वो आपकी सेल है, सर्विस है, आपने किसी से लेके आए हो, उधार लेके आए हो, तो आप कितना भी पैसा आप अपने बैंक घर में रख सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी सावधान रह जाना है, आजकल चोरी हो गई है, अगर आपके कोई फायर हो गई है, कोई स्टील हो गया, चोरी वहाँ से हो गई है, तो आपको इस हिसाब से ही कैश रखना है, सेफ रखना है अपना कैश कि आपको कल को इस तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपके घर में कैश अमाउंट प्राप्त हो जाती है बड़ी मात्रा में और आपको जो है उस कैश को जस्टिफाई सोर्स को आप नहीं बता पाते हैं, तो अनएक्सप्लेन्ड आपकी वो इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर भी आपको हैवी टैक्स है। जो कैश डिपॉजिट के ऊपर माना जाता है बैंक में, वही इसके ऊपर भी है, कैश के जो ट्रांजैक्शंस के रूल है वो लग जाएंगे। इसके बाद मैं आपको नोटिस के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। हमारे क्लाइंट का नोटिस आया था 31, ये डेटेड है 29/3/2022 को ये नोटिस आया था। ये असेसमेंट ईयर 15-16 का है। तो इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, इस व्यक्ति ने ये देखिए डिपॉजिट इन कैश एग्रीगेटेड 2 लाख रुपीज़, 2 लाख से ज़्यादा का नगद इस व्यक्ति ने जमा करा दिया था और टोटल 30 लाख रुपीज़ जमा कराए थे।
तो इस व्यक्ति को नोटिस आ गया था, इसका प्रूफ बताओ। 148A के अंदर उसको नोटिस दिया जाता है कि आप बताइए कि आपका ये लेन देन है वो कैसे हुआ था, कहाँ से आया था। इसके बाद एक और नोटिस आया था दोस्तों, असेसमेंट ईयर सेम है वो 15-16 का। इसके अंदर बोला था एज पर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द ऑफिस, टोटल अमाउंट आपने 49 लाख रुपीज़ है जमा कराए थे कैश के अंदर इस अकाउंट के अंदर। तो हमने ये आपको ये नोटिस भेजा है कि आपका ये पैसे कहाँ से आए थे, इसका आप जस्टिफाई कीजिए। इसके बाद में इन्होंने इस तरह से ये कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव अप्रोच था, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था दोस्तों इस सेसी ने कि ये पैसा कहाँ से आया था। 11/3/22 को एक नोटिस भेजा था, 25/2/22 को भेजा था, इसके बाद में 7/3/22 को 3 नोटिस भेजे थे। पहले तो क्या होता है दोस्तों, आपका ये नोटिस जो आएगा आपके ऑनलाइन पोर्टल पर ही आता है। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाई है तो आपको समय समय पर कंप्लाइंस पोर्टल पर चेक करते रहना है कि कोई कंप्लाइंस तो पेंडिंग नहीं है। और उसके बाद में आपको ये दोस्तों अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो वो एक्स पार्टी, यहाँ पे ये देखिए लिखा होगा एक्स पार्टी असेसमेंट उन्होंने कर दिया था कि हमने सारी की सारी इनकम मान ली है और आपके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो इस व्यक्ति ने 49 लाख रुपये जो जमा करवाया था कैश के अंदर, कैश तो कम था लेकिन सारी की इनकम को मान लिया और उसके बाद उसके ऊपर 40 लाख रुपीज़ का टैक्स बना दिया था। इसके अंदर 15 लाख रुपए की तो टैक्स बना था और बाकी का जो दोस्तों 25 लाख रुपए है वो इंटरेस्ट लगा दिया था और 40 लाख रुपए का डिमांड निकाल के छोड़ दी थी उन्होंने। अब क्या होगा, इस एसएससी को या तो वो 40 लाख रुपए भरने पड़ेंगे या उसको जो है अपील करनी पड़ेगी। अपील के लिए कमिश्नर ऑफ अपील होते हैं, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको अपील करनी पड़ेगी। वो 30 डेज़ के अंदर आपको अपील करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े इन फ्यूचर में, इसलिए आपको जो है दोस्तों सावधानी से चलना है, फालतू के ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। आपको मैं रेमेडी भी बता देता हूं कुछ कि आपकी अपनी ITR भरनी जरूरी है। मैंने आपको बताया था पहला जो नोटिस है आपका वो नॉन फाइलिंग का आता है कि आपने रिटर्न नहीं भरी है, इतना सारा लेन देन कर दिया है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर एक अकाउंटेंट रखना है, आपको प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर रखना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप में, एक्सेल के अंदर कहीं पे भी मेंटेन कर सकते हैं कि ये पैसा इससे आया था, इससे आया था। क्योंकि 6 साल बाद जब आपको नोटिस आएगा दोस्तों तो आपको उसको जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका रिकॉर्ड रखें। ऑनलाइन मेथड का यूज़ करें, कैश का यूज़ कम से कम करें। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट है ओपन, उनका यूज़ कर सकते हैं आप दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया पैन कार्ड के हिसाब से इनकम टैक्स आपको जाना जाता है। घर में अगर आपके 5 मेंबर हैं तो आपके पांचों की अलग अलग 10 लाख की लिमिट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे का सारा लेन देन आपके अकाउंट से ही करना है। वैसे तो क्लबिंग ऑफ इनकम का भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी आपको अननेसेसरी दुविधा से बचने के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर से कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उनकी भी रिटर्न भर सकते हैं ताकि वो लेन देन है उनका ही वो प्रूव हो जाए। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट और कैश डिपॉजिट से रिलेटेड जितने भी रूल थे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और आपको इन सभी रूल्स को फॉलो करना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें थम्स अप दे दें दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और भी फ्यूचर में हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।